कैसे हैं आप सब। जैसा आप देख सकते हैं, आज हमारे 6 क्लास के इतिहास का 4 चैप्टर है आरंभिक नगर। यहाँ पे आप जो हड़प्पा था उसके बारे में पढ़ेंगे। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये हड़प्पा के बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है। 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछा रही थी तो इस तरह के जो हड़प्पा पुरास्थल थे वो खुदाई में मिले थे। तो उस समय में किसी को भी जानकारी नहीं थी, तो इस खंडर को उन्होंने उखाड़ लिया और जो इससे ईंटें प्राप्त हुई थी वह उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने में प्रयोग कर ली। इसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि वह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुरानी शहरों में से एक है। फिर 80 साल पहले यानी अब से 80 साल पहले विदों ने इस स्थान को ढूंढा और इसकी खुदाई की, और खुदाई से प्राप्त चला कि यह खंडर जो उपमहाद्वीप है इसका सबसे पुराना शहर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हड़प्पा सबसे पुराना शहर है जो हमें खुदाई से प्राप्त हुआ है। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थल जो प्राप्त हुए हैं, इमारतों और चीज़ें मिली हैं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। जो खुदाई से प्राप्त हमें पुरास्थल ये मिला था, इसे हड़प्पा कहा गया। और जो इसके बाद भी हमें खुदाई से जो भी प्राप्त इमारतें या फिर वस्तुएं हमें मिली और जो शहरों का निर्माण लगभग हुआ, उसे हम हड़प्पा सभ्यता ही मानते हैं। इसके बाद इन नगरों की विशेषता क्या थी? जो ये हड़प्पा सभ्यता के नगर थे, इनकी विशेषता क्या थी? इन नगरों की जो विशेषता थी, ये कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है। प्राय पश्चिमी भाग छोटे होते थे लेकिन ऊंचाई पर बना होता था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में होता था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नया नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्से की चारदीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद यानी आज तक भी उनकी दीवारें खड़ी रही है। दीवार बनाने के लिए ईंटें की जो चिनाई थी वह करते थे, जिससे दीवारें खूब मजबूत रहती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यह हड़प्पा सभ्यता थी, जो इसके नगर थे, इसे 2 भागों में विभाजित किया है। पुरातत्वविदों 2 भागों में विभाजित किया है। जो पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, और जो पूर्वी हिस्सा था वह बड़ा था जो निचले इलाकों में बनाया गया था। जो ऊंचाई वाले भाग थे उसे जो पुरातत्वविद है उन्होंने नगर या फिर दुर्ग कहा है, और जो निचले हिस्से में बने थे उन्हें निचला नगर कहा है। और जो दोनों हिस्से की हम मान सकते हैं ना कि जो चारदीवारी होती है, तो वो चारदीवारी ना पक्की ईंटों की बनाई गई थी। जो अगर आज भी बहुत सालों बाद भी देखा गया तो जो ये दीवारें थी, जो इनकी ईंटें थी, वो बहुत मजबूत थी और इन पे चिनाई करके इन्हें इतनी अच्छी तरह से बनाया गया था कि ये दीवारें बहुत ही मजबूत थी। ये आप देख सकते हैं कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत के, भारत की गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांत में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनेक अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हैं, पत्थर के बाट, मोहरे, मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। तो ये जो हमें स्थान प्राप्त हुए हैं, मतलब कि जो इसकी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें प्राप्त हुई है, वो जो आधुनिक पाकिस्तान है, पंजाब है हमारा, जो भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और जो कुछ पंजाब प्रांत है, वहाँ से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। और जो यहाँ से पुरातत्वविदों को कुछ अनेक वस्तुएं भी प्राप्त हुई है, जैसे कि
मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बनाए गए थे, मतलब ये चित्रकारी करते थे। पत्थर के बाट मोहरे भी और मनके भी यहाँ से मिले हैं, और उपकरण जो लंबे ब्लेड है वो भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो कुछ नगर दुर्ग थे, इसकी जो खास इमारतें थी बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंटें और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो यहाँ से हमें जो ये दुर्ग है, जो ये नगर है, इनकी कुछ खास इमारतें, जैसे कि मोहनजोदड़ो से हमें खास तालाब, मोहनजोदड़ो में खास तालाब हमें मिला है, जो पुरातत्वविदों ने जो जिसे महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया है। जो पानी का रिसाव है, उस पानी का रिसाव इनसे ना हो तो वहाँ पे प्लास्टर का प्रयोग किया गया है, और चारकोल की परत इन्होंने चढ़ाई है ताकि पानी का रिसाव ना हो। और जो इसमें उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी, और चारों ओर इसके कमरे बनाए गए थे। और जो इसमें पानी भरने का जो एक स्रोत था वह था कुआं। और इसे जो प्रयोग करने के बाद, जो ये स्नानागार था, इसे प्रयोग करने के बाद ये लोग इसे खाली कर देते थे। तो इससे जो ये स्नानगार था, इससे यह पता चलता है कि यहाँ पे कुछ विशेष अवसरों पर ही जो विशेष नागरिक होते होंगे, वो इसका प्रयोग स्नान के लिए करते होंगे। इसके बाद ये जो कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड हमें मिले हैं, और यह संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह हमें देखने को मिले हैं। इसमें जो कालीबंगा, लोथल है, जो अन्य नगरों से हमें अग्निकुंड भी मिले हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये लोग यज्ञ करते होंगे, मतलब ये अग्निकुंड का प्रयोग तो यज्ञ करने के लिए ही होता है, आज के टाइम में भी होता है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और जो लोथल जैसे कुछ स्थान हमें प्राप्त हुए हैं, यहाँ से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। जैसे कि हमने अब तक हम पढ़ते आए हैं अपने पहले अध्याय में भी कि भंडार गृह इन्होंने मतलब अनाज रखने के लिए या फिर कुछ वस्तुओं को रखने के लिए इन्होंने बनाना शुरू कर दिए। तो यहाँ से भी हमें भंडार गृह प्राप्त हुए हैं। ये आप देख पा रहे हैं ये चित्र, ये जो चित्र है ये महान स्नानागार का चित्र है। ये आप देख पा रहे हैं, ये सीढ़ियाँ है जो कि हमने अभी पढ़ा। ये दोनों ओर इसकी सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ये जो बीच का स्थान था, यहाँ पे पानी भरा जाता होगा, तो इसे ही महान स्नानागार कहा है। इसके बाद आप देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये भवन, नाले और इनकी सड़कें कैसी रही होंगी। इन नगरों के जो घर थे आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो इनके घर थे वे दो मंजिल के होते थे, आज भी देखने को मिलते हैं। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे होते होंगे। और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, और बीच में जगह छोड़ी जाती थी। आंगन मतलब बीच में चारों ओर कमरे बनाकर जगह छोड़ी जाती थी। अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानघर होते थे, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो कुएं से मतलब है कि ये पानी के लिए कुएं का प्रयोग करते होंगे, और स्नानागार का प्रयोग ये लोग करते थे। तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें कई साक्ष्य हमें मिले हैं। कई नगरों में ढके हुए नाले हमें मिले। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इन्होंने नाले बनाना शुरू किए थे, वे ऊपर से ढके होते थे, और इन्हें बहुत ही सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था ताकि पानी का जो बहाव है वो आसानी से हो सके।
नाली में हल्की ढलान भी होती थी, मतलब पानी के बहाव को आसान करने के लिए। अक्सर जो घरों की नालियाँ थी वे सड़कों की नालियों से जुड़ी होती थी। आज भी हम देखेंगे तो जो घरों की नालियाँ है ना, वो सड़कों की नालियों से जुड़ी हुई है। तो मतलब उसी तरह का पैटर्न हमें आज भी देखने को मिलता है। इसके बाद जो बड़े नाले थे, ये जो छोटी नालियाँ थी, ये बड़ी नालियों से मिल मिल जाती थी। तो आज भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। नालों के ढके होने के कारण जगह जगह मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों के निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। तो ये जो भी चीज़ें बनाते थे, या घर हो या फिर नाली हो, मतलब कुछ भी हो, ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बनाते थे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हड़प्पा नगरों की ये जो ईंटें हैं, ये चीनी जा रही है। ये हड़प्पा नगरों की ही ईंटें हैं। इसके बाद आप आगे देखेंगे नगरीय जीवन कैसा था। जो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा नगर थे, वो बहुत ही हलचल रहती होगी, मतलब बहुत ही एक्टिव होंगे वो लोग। यहाँ पर ऐसे लोग भी रहते होंगे जो खास इमारतें बनाने की योजना बनाए करते होंगे। आज भी अगर हम कुछ चीज़ें बनाते हैं तो उसकी पहले योजना बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे शासक भी रहे होंगे शायद, जो लोगों को दूर भेजकर बहुमूल्य पत्थर और जो अन्य चीज़ें होती थी वो मंगवाते होंगे अन्य अन्य जगहों से। और जो मन के सोना चांदी के आभूषण हैं, उन पे खूबसूरत तस्वीरें बनवाते होंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि अनेक जो कीमती चीज़ें होती थी उन पे लिपिक यानी कुछ लिखवाते होंगे। जो मुहरे पर लिखते थे उन्हें वे अलग ही लोग होते थे, जो इन मोहरों पर अपनी एक अलग पहचान बनाते थे। शायद वे लोग इन चीज़ों पर कुछ लिखते होंगे। तो जो आज के टाइम में तो शायद नहीं बच पाई, जो बच ही नहीं पाई कि जो हमें थोड़े बहुत ही साक्ष्य मिले हैं वो यहीं से मिले हैं। इसके बाद इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। साथ ही सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मिट्टी के बने खिलौने आदि भी हमें देखने को मिलते हैं, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। यहाँ पे जो शिल्पकार स्त्री पुरुष रहते थे, जो घरों के उद्योग स्थल तरह तरह की चीज़ें बनाते थे, वे लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। तो जो लंबी यात्राएं करने के बाद जहाँ भी जाते थे, जो वहाँ की कीमती वस्तुएं थी, जो उपयोगी वस्तुएं थी, वे अपने साथ यहाँ पे ले आते थे। और जो आज भी देखेंगे कि सुदूर देशों की कुछ किस्से और कहानियाँ भी देखने को मिलती हैं। जो मिट्टी के बने खिलौने भी हमें साक्ष्य मिले हैं, जिनसे बच्चे उस टाइम में खेलते होंगे। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं मोहनजोदड़ो की सड़क पे बना नाला, एक कुआं आप देख पा रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं ये कुछ ये मोहर आप देख पा रहे हैं, ये खिलौने जो उस समय में प्रयोग होते होंगे, और ये खिलौने मिट्टी के बने होते थे। इसके बाद आप आगे देखेंगे नगर और नए शिल्प। तो हम यह कह सकते हैं कि जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है, पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये लोग सोने, चांदी, तांबे और कांसे का जो प्रयोग था वो लोग करते थे, चाहे वह जो भी मतलब वो कुछ गहने बनाने के लिए की जाती होंगी, या फिर जो बर्तन बनाने के लिए इन्होंने प्रयोग किए हैं, हथियार बनाने के लिए प्रयोग किए, औजार बनाने के लिए प्रयोग किए हैं। तो ये सोने, चांदी, कांसे, तांबे का प्रयोग इन सब चीज़ों में करते थे। इसके बाद यहाँ मिले सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके और बाट है। मनके और बाट जो यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, वो बहुत ही मतलब बहुत ही आकर्षक हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
ऊपर यहाँ पे आप एक देख पा रहे हैं, यह ये बाट आप देख रहे हो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये बाट के जो ये बाट है, तरीकों से बाट को बनाया गया है, उपयुक्त जो तरीका था उनका अपना, उससे बाट बनाया गया है। और इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं के तौलने के लिए बनाया गया होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इस बाट का प्रयोग है वो या तो किसी चीज़ को तौलने के लिए किया जाता था, या फिर जो बहुमूल्य वस्तुएं थी, जो धातुएं थी, उनके तौलने के लिए इस बाट का प्रयोग किया जाता होगा। और जो यहाँ पे देख पा रहे हैं मध्य में बनाए मनके, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए हैं। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। जो आप देख सकते हैं कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति और मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें कई कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाए गए हैं। ये आप यहाँ पे एक व्यक्ति का चित्र देख पा रहे हैं और ये इस पे ऊपर कढ़ाई की गई है। तो ये भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, इन पर आयताकार मोहरें सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये लोग चित्रकारी बहुत अच्छी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो काले रंग से डिजाइन करते थे, खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये भी एक तरह की चित्रकारी ही है जो वस्त्रों पर बनाई गई है। इसके बाद संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयन से बने तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। यहाँ से जो मेहरगढ़ से हमें कपास की खेती के साक्ष्य हमें मिले हैं, जो मोहनजोदड़ो के कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष हमें यहाँ से मिले हैं, चांदी के फूलदान, ढक्कन और जो अन्य तांबे की वस्तुएं हमें मिली है, तो यहाँ पे हमें फेयन से बनी तकलिया सूत कताई का भी संकेत हमें यहाँ से मिलता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये कपड़े बनाने के लिए सूत का प्रयोग करने लगे थे। इसके बाद आप देख सकते हैं इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। तो जो आपने अभी मूर्ति भी देखी है वो आकर्षक ढंग से बनाई गई है। दाढ़ी कितनी नीचे तरह दर्शाई गई है, विशेषज्ञ मूर्तिकार का काम हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इनकी जो चित्रकारी है, उनकी जो मूर्ति बनाने का तरीका है, और जो सुंदर मनकों पे जो इन्होंने चित्र बनाए हैं, उससे हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही मतलब विशेषज्ञ रहे होंगे, इनके अलग से विशेषज्ञ रहे होंगे, जो प्रशिक्षित विशेषज्ञ होंगे, जो अलग अलग मतलब पत्थर को तराशना, मन की चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना, तो और मूर्तियों को बहुत अच्छी तरह से बनाना, तो ये विशेषज्ञ रहे होंगे उस टाइम में। इसके बाद हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। तो यह हमें पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही काम में दक्ष थे। आज भी हमें देखने को मिलता है कि हर कोई व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं होता, सबका अलग अलग अपना एक कार्य होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पे कि ये लोग प्रशिक्षित होते होंगे, प्रशिक्षण लेते होंगे। इनमें हम यह नहीं कह सकते कि ये लोग महिलाएं हो सकती थी या फिर पुरुष हो सकते थे, या फिर महिलाएं या पुरुष दोनों इस कार्य को करते थे। उसके बाद ये एक फेंस आप देख पा रहे होंगे। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसमें वस्तुएं बनाई जाती थी, जिसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मन की चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेंस कह सकते हैं कि
पत्थर और प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन जो बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर इनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। जो वस्तुएं बनाई जाती थी उन पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी ताकि वे अच्छी लगे, और जो इन पे रंगों का प्रयोग होता था वो नीले या हल्के रंग का प्रयोग ये लोग करते थे। फेयंस से मनके और चूड़ियाँ, जो मनके और चूड़ियाँ बनती थी, छोटे बर्तन बनाए जाते थे, वो उसमें फेयंस का ही प्रयोग होता था। इसके बाद आप देख सकते हैं कच्चे माल की जो खोज हुई। जो कच्चे माल की खोज आप देख पा रहे हैं, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राय प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल। इनमें फिर से कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पे किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कच्चा माल उन्हें कहते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। किसान या फिर पशुपालक उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी, धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। तो इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो किसानों द्वारा पैदा की जाती थी, जैसे कपास और कच्चा माल जिसे हम कहते हैं। कपास भी एक तरह का कच्चा माल है। उसके बाद कताई बुनाई के लिए कपास का प्रयोग होता था। हड़प्पा की कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो हमें वहीं पे मिलती थी, मतलब हम कह सकते हैं कि जहाँ से हमें हड़प्पा की वस्तुएं मिली वहीं से वही चीज़ें मिली, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी थी जो उन्हें बाहर से मंगानी पड़ती थी, जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी हुए, बहुमूल्य पत्थर हुए, तो उन्हें वह दूर दूर से आयात करते थे। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा वासी थे वे आयात का काम भी करते थे, मतलब वे बाहर से वस्तुओं को मंगाने का उस वक्त कार्य करते थे। जो उन्हें यहाँ पे वस्तुएं प्राप्त नहीं होती थी वो बाहर से मंगाने का कार्य करने लगे थे। इसके बाद हड़प्पा के लोग तांबे या आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसे बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तांबे का आयात था वो राजस्थान से करते थे। पश्चिमी एशिया ओमान से भी ये लोग कुछ धातुएं जैसे टीन का आयात करते थे। आधुनिक ईरान, अफगानिस्तान से भी इन्होंने जो कुछ मतलब जो धातुएं थी जो इन्हें चाहिए होती थी वो इनका ये आयात करते थे। सोने का आयात करते थे। आधुनिक जो कर्नाटक है बहुमूल्य पत्थर का आयात ये गुजरात से करते थे। ईरान, अफगानिस्तान से भी ये आयात कुछ चीज़ों का करते थे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आयात की प्रक्रिया है ये जो हड़प्पा सभ्यता हमारी जो शुरू हुई थी तब से ही आयात की प्रक्रिया है। मतलब आज के समय में भी अगर हम देखेंगे तो हम आयात और निर्यात दोनों करते हैं। तो ये जो आयात और निर्यात की प्रक्रिया है ये हड़प्पा सभ्यता से ही प्रचलित है। तो आगे हम देख पा रहे हैं ये कुछ मुहरें भी आपको दिख रही है नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही ऐसे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों के खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गांव में लोग रहते थे वे अनाज उगाते थे, मतलब कृषि करते थे, जानवर पालते थे। जो किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले जो शासक थे उन्हें ही ये खाना देते थे, मतलब कि जो खाने की वस्तुएं थी वो प्राप्त कराते थे। और जो पौधों के अवशेष से जो हमें हड़प्पा से जो हमें अवशेष मिले हैं, जो हमें यहाँ पे गेहूँ और जो दालें, मटर, धान, तिल और सरसों के जो साक्ष्य मिले हैं, इसे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोग इन सब चीज़ों को उगाने लगे थे। इसके बाद ज़मीन की जुताई के लिए
हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ज़मीनों की जुताई के लिए ये हल का प्रयोग करते थे या नहीं करते थे, क्योंकि हमें इस समय के हल के जो साक्ष्य वे खिलौने के रूप में ही मिले। कोई हल हमें प्राप्त यहाँ से नहीं हुआ, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हल का ये लोग प्रयोग करते थे। हाँ, हल के कुछ खिलौने हमें यहाँ से प्राप्त हुए। तो जो इसके बाद जो हम कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में बारिश की कमी होती थी, तो सिंचाई के लिए लोगों ने अलग अलग तरीके अपनाए होंगे, या फिर पानी का संचय करने के लिए फसलों की मतलब ये पानी का संचय करते होंगे, पानी को इकट्ठा करते होंगे किसी जगह पर, जिससे ज़रूरत पड़ने पर फसलों को पानी दिया जा सके। इसके बाद हड़प्पा जो लोग थे उन्होंने भैंस, भेड़, बकरियां पालना शुरू कर दिया था। जो आसपास के जो बस्तियों के आसपास के तालाब और चारागाह होते थे, अगर वे सूख जाते थे तो इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी की तलाश में जाना होता था। जैसे पहले आरंभिक लोग भी एक जगह से दूसरी जगह अपने खाने के संग्रह के लिए जाते थे। इसके बाद गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन जो थी वो उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े जो अक्षर है पत्थरों पर जो खुदाई करते थे, मतलब जो उस समय की जो हड़प्पा लिपि थी वो हमें पत्थरों पर खुदी हुई मिली है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। कच्छ के इलाके यानी जो धोलावीरा नगर जो बसा था, वहाँ पे हमें साफ पानी जो मिलता है, और वहाँ की जो ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के 2 नगर जो थे वो 2 भागों में विभक्त थे। धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। इसके हर हिस्से के चारों ओर जो दीवारें थी ना वो बहुत ऊंची ऊंची थी, और अंदर जाने के लिए एक प्रवेश द्वार था, जैसे कि आज भी देखने को हमें मिलता है। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। हमें यहाँ से कुछ पत्थर के अवशेष भी मिले जिन पर उस समय की जो हड़प्पा लिपि थी वो लिखी गई है, मतलब खुदाई गई है। अक्सर हमने देखा होगा हड़प्पा जो अब तक हमने पढ़ी है, जो हड़प्पा लिपि थी वो अक्सर हमने मोहरों पर देखी है, लेकिन यह बहुत ही अलग यहाँ से मिला था, जो पत्थरों पर इन्होंने अपनी लिपि को खुदवाया था। इसके बाद आप देख सकते हैं गुजरात की खंभात की खाड़ी में जो गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर इसी स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इन नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें, मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। गुजरात की जो खाड़ी में मिलने वाली साबरमती एक नदी है, आज भी है, जो किनारे बसा लोथल नगर यहाँ पे बसा था। जो लोथल था वो यहाँ पे बसा था, और यहीं से हमें कीमती पत्थर और कच्चा माल यहीं से मिलता है। यहाँ पर पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनी कई चीज़ें महत्वपूर्ण केंद्र था। मतलब जो शंख और धातुएं जो पत्थर थे उस टाइम में, वो यहाँ जो ये मतलब कह सकते हैं कि जो ये लोथल है यहीं से हमें उस टाइम की कुछ चीज़ें मिली है। इस नगर में भंडार गृह भी था, और भंडार गृह की कई मोहरें और मुद्रांकन मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी
छाप मिली है, मतलब कुछ वस्तुएं हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती होंगी और यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये आप चित्र देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये एक तालाब लोथल बंदरगाह शायद रहा होगा उस टाइम में, जहाँ पे जैसे हम कुछ चीज़ों का आयात करते थे, जो हड़प्पावासी थे वे आयात करते थे कुछ चीज़ों का, तो हम कह सकते थे कि यहाँ पे ये माल उतारने और चढ़ाने का एक जगह रही होगी उस टाइम में। इसके बाद आप देख सकते हैं मुद्रा मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो ये जो मोहर थी, जो मुद्रा थी, इसका प्रयोग जो ये लोग आयात या निर्यात करते थे उस समय में कुछ चीज़ों का, तो उस पर एक गीली मिट्टी की छाप बना दिया करते थे। अगर हम कह सकते हैं कि अगर ये टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी हम मतलब इसी पैटर्न को प्रयोग में लाते हैं, मतलब मिट्टी का तो नहीं लाते हैं पर एक तरह की मोहर भी आज के टाइम में हमें कुछ चीज़ों पर देखने को मिलती है। इसके बाद इस सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के अंत का क्या रहस्य था? जो ये 3039 कह सकते हैं कि 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, लेखन मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया, मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लगभग मतलब सालों पहले एक अचानक से एक बदलाव देखने को मिला। लोगों ने नगरों को छोड़ना शुरू कर दिया। जो लेखन और मोहर का जो ये प्रयोग करते थे उनका प्रयोग इन्होंने मतलब बंद कर दिया, प्रयोग करना बंद कर दिया। दूर दूर से जो ये कच्चे माल का आयात करते थे वो आयात करना बंद कर दिया। जो इनकी जल निकास प्रणाली थी, जैसे कि हमने पढ़ा है कि नालियों को पक्की तो मतलब जालीनुमा होती थी, ऊपर से ढके नाले ये बनाते थे, तो वो भी नष्ट हो गई। जो सड़कों पर इन्होंने झुग्गीनुमा घर मतलब जो ये रहने के लिए घर बनाते थे, वो ये लोग झुग्गीनुमा घरों में रहना इन्होंने शुरू कर दिया। यह सब क्यों हुआ? कुछ कह नहीं सकते। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, कुछ का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था, इस कारण से हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। यहाँ पे कुछ विद्वान मानते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया था, या फिर कह सकते हैं कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती होगी, शायद वो समाप्त हो गया था। जो मवेशियों के बड़े बड़े झुंड थे, उनके जो चारागाह थे वो समाप्त हो गए थे। इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन इन कारणों से यह नहीं कहा जा सकता कि इस नगर का अंत हो गया। ये कारण इस नगर के अंत नहीं माने जा सकते, क्योंकि जो बाढ़ और जो नदियों का सूखना है वे तो कुछ इलाकों में ही होता है, परंतु यह तो पूरी तरह ही नष्ट हो गई, पूरी ही सभ्यता नष्ट हो गई। जो हम कह सकते हैं आधुनिक जो पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में जो नई और छोटी बस्तियों में जाकर इन्होंने रहना शुरू कर दिया था। इसके लगभग 14,000 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद ये आप पिरामिड आप देख पा रहे हैं।
ये जो पिरामिड थे उस समय में शासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी हाथी दांत लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने के बाद उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिस्र में उस समय शासक राजा थे वो सोने चांदी हाथी दांत लकड़ी और हीरे जवाहरात को लाने के लिए सेनाएं दूर दूर भेजते थे। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे भी उस टाइम में बनवाए थे जिन्हें पिरामिड कहा गया। तो जो पिरामिड इन्होंने बोला है जो, और ये जो पिरामिड थी इन्होंने जो पिरामिड थे इनके अंदर ही राजाओं के मरने के बाद इनके शव को दफनाया जाता था। माना जाता था कि ताकि ये सुरक्षित रह सके। इन शवों को जो ये लोग दफनाते थे इन्हें मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न पेय वस्त्र गहने बर्तन वाद्य यंत्र हथियार जानवर शामिल है। कभी कभी सबके साथ अनेक सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इनके शव को दफनाया जाता था उसे मम्मी कहा जाता था। तो इनके शवों के साथ साथ खाने की वस्तुएं पीने की वस्तुएं इनके जो प्रयोग करने की वस्तुएं थी बर्तन थे गहने थे इनके साथ दफनाए जाते थे। जानवर भी दफनाए जाते थे और कभी कभी जो इनकी सेवक सेविकाएं थी उन्हें भी इनके साथ दफना दिया जाता था। तो जो दफनाने की परंपरा है ना, तो जो मिस्र में इस दफनाने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। इसके बाद आप देख सकते हैं ये कुछ उपयोगी शब्द है जो हमने इस अध्याय में पढ़े हैं। नगर, नगरदुर्ग, शासक, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। तो ये हम सब इसमें पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपको कुछ ये महत्वपूर्ण तिथियां दिख रही होगी। मेहरगढ़ में कपास की खेती, नगरों का आरंभ, हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत और अन्य नगरों का विकास। तो इन्हें आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसमें आप बहुत सी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। थैंक यू।